प्यारे विद्यार्थियों, बेसिस की पाठशाला और हमारे नए यूट्यूब चैनल एग्जामी जो हैं वो मिलकर लाए हैं आपके लिए सी टेट का प्रैक्टिस बैच। जैसे आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन फिलहाल होने वाला है, इसके लिए आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो हमने भी अपना लक्ष्य बैच लॉन्च किया है। ये बैच पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आपको सभी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर ही मिलेंगी। अगर आपको जीएस और सीडीपी के बारे में जानना है तो उसके लिए आप बेसिस की पाठशाला पर आएंगे और वहीं पर मैथ और रीजनिंग के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जाएंगे जिसका नाम है एग्जामी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीडीपी का पहला प्रैक्टिस सेट। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पूरा प्रैक्टिस बैच है ये आपका अध्याय के अनुसार होगा। मतलब यहाँ पर रैंडम क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस आएंगे जो आपके चैप्टर वाइज हैं। और आज का हमारा पहला चैप्टर है शिक्षा एवं मनोविज्ञान। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और उससे जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलिए अपने प्रैक्टिस बैच की आज शुरुआत करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो इस वीडियो को फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर होगा वुंड साहब। जी हाँ, विल्हेम मैक्समिलियन वुंड। जी हाँ, ये जर्मनी के रहने वाले थे। वहाँ पर ये चिकित्सक, दार्शनिक और प्राध्यापक थे। इन्होंने ही आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत की थी, इसीलिए इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ इन्होंने 1879 में लिजपिंग के विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो जो विश्वविद्यालय का नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है वो विश्वविद्यालय है आपका लिपजिंग विश्वविद्यालय। यहां पर इन्होंने इस शाखा की स्थापना की थी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है छात्र अधिगम का वार्क मॉडल इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका आंसर होगा हमारा नील फ्लेमिंग। जी हाँ, नील फ्लेमिंग ने इसका प्रस्ताव दिया था और इन्होंने इसके बारे में 1987 में बताया था। छात्र अधिगम का वार्क मॉडल नील डी फ्लेमिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वार्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्राम, जिसे हम कहते हैं एनएलपी का एक विस्तारित रूप है। 1987 में लिंकन विश्वविद्यालय में किए गए शोध कार्य के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष, कौन सा वर्ष जो है उसे माना जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आंसर है 1900। शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ अगर बात करें तो वो 1889 माना जाता है। इसमें जी स्टेनले हॉल के प्रयासों के द्वारा इसे शुरू किया गया था। स्टेनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक अर्थात खोजकर्ता भी कहा जाता है। थांडाई द्वारा स्थापित कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि 1900 में स्थापित किया गया था, वहां पर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना होने के बाद शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन को इतनी दृढ़ता मिली जिसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का सिलसिला जो है वह शुरू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पर यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार का अध्ययन। देखिए, मानव व्यवहार का अध्ययन तो मनोविज्ञान में किया ही जाता है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। सेकेंड, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, ये भी नहीं हो सकता। सीखने के तरीकों का अध्ययन, ये भी नहीं हो सकता। तो अर्थात हमारे ये तीनों आंसर यहाँ पे खारिज होते हैं और जो हमारा यहाँ पर आंसर आता है वो आता है डी, जिसे कहते हैं संचार माध्यमों का अध्ययन। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जहाँ पर शिक्षा का मनोवैज्ञानिक रूप में अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध मानव के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीके, साथ ही साथ व्यक्ति का समायोजन, व्यक्तिगत भिन्नताएं,
पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियां, मापन एवं मूल्यांकन के विषय में यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं। जबकि अगर बात करें संचार माध्यमों का, तो संचार माध्यम बेसिकली आईटी इंडस्ट्री होती है, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर है कि निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर न कला होगा, न विज्ञान होगा और न इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर होगा विद्यात्मक विज्ञान। जी हाँ, इसके अंतर्गत बालक अपनी रुचि, अभिप्रेरणा और आवश्यकता अनुसार जो लर्निंग की प्रक्रियाएं होती हैं उनमें भाग लेता है। जी हाँ, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा जो मैंने अभी बताया कि इसके अंतर्गत जो शिक्षक है अपने कला और कौशल से बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन या ऑप्शन, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है और बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इसका लॉजिकल आंसर आप दे सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। देखिए, बच्चे जो हैं वह जो ज्ञान उनको मिलता है वह उसे स्वयं ही सृजित करते हैं, स्वयं ही उसे तैयार करते हैं। अर्थात बच्चों को सिखाने के लिए मात्र अधिगम की परिस्थिति की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अर्थात उन्हें सिखाने की जो प्रक्रिया है केवल अगर उसे ही शुरू कर दिया जाए तो बच्चे धीमे धीमे करके अपने अनुभव के आधार पर सीख जाते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा 7वां क्वेश्चन है और 7वां क्वेश्चन ये है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझना है तो सामाजिक दर्शन में समाज का अध्ययन होता है। मीडिया मनोविज्ञान पे आप मीडिया के बारे में बात करते हैं। शिक्षा समाजशास्त्र में शिक्षा जो समाज के द्वारा रचित की गई उसके बारे में पढ़ते हैं। आंसर होगा हमारा यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि 2011 में आपसे सीटेट में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान आखिर क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह है मानक विज्ञान। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने वुंट जी के बारे में पढ़ा था जिन्होंने मनोविज्ञान को पहली बार विज्ञान कहा है। ठीक है, तो यह मानक विज्ञान है, अर्थात इसमें व्यक्ति का लक्ष्य केंद्रित करके उसकी शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा मानव व्यवहार को परिवर्तित और मनचाही दिशा में मोड़ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आत्मा के बारे में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र किसी में भी अध्ययन नहीं होता। इसके बारे में हम फिलॉसफी अर्थात दर्शन में पढ़ते हैं। कई ऐसे दर्शन हैं जिन्होंने आत्मा को लेकर अपने अपने विचार जो हैं वह प्रकट किए हैं, क्योंकि इसमें आत्मा को एक सामाजिक चेतना के रूप में जाना गया है जो कि उसको ब्रह्म से जोड़ता है। अर्थात ये अंतर्निहित ज्ञान के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हमारा 10वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जामिनेशन के लिए और यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपको कैटेल, गाल्टन, अल्फ्रेड बिने और वुडवर्थ। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो आंसर होगा हमारा अल्फ्रेड बिने। इन्होंने 1882 में लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि का आंसर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर कि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को
अधिक प्रभावशाली बना सके। तो जैसा आप जानते हैं कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन जो होता है वो अध्यापक क्यों करना चाहिए, आत्मसंतुष्टि का इससे कोई मतलब नहीं है, प्रभाव करना यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखता, और परीक्षाओं में प्रथम आ सकना यह केवल एक फिजिकल डिजायर है जो यहाँ पर पूरा होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वह अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। देखिए, शिक्षा का जो मुख्य अर्थ होता है वह ये होता है कि जो छात्र हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनका सर्वांगीण विकास जो है यह इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो उनके व्यवहार हैं, उनके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना यह भी उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और यह कार्य तभी हो सकता है जब विद्यार्थियों के व्यवहार के स्तर की जांच हो सके, यह पता चल सके कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस सीमा तक हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं जो हमारा है 12वां क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर इस पर जब भी आप देखेंगे तो बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण और अवलोकन, इसका कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं होता। अगर हम व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करेंगे तो वह आती है आपकी अंतर्दर्शन। इस विधि का प्रतिपादन बहुत बार पूछा हुआ है। इस विधि का प्रतिपादन जो है वो वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने किया था। याद रखिएगा इस चीज को, वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने किया था। अंतर्दर्शन विधि में मनोवैज्ञानिक अपने ही भावों, अनुभवों, व्यवहारों, संवेगों आदि का अंतरीक्षण करके उनका विश्लेषण करता है और मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। क्लियर यहाँ पर बात? तो ये याद रखिएगा किसने इसको इलैबोरेट किया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा कि बाल विकास, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ये नहीं होगा। कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये भी नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो व्यक्ति में विभिन्नता होती है उसकी समस्या की वजह से ही यह मनोविज्ञान की सीमा होती है कि हर दिमाग की अपनी एक चाबी होती है, आप एक चाबी से सभी के दिमाग को नहीं खोल सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है और हरियाणा के टेट में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, विल्हेम वुंट जर्मनी के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक, इन्होंने ही 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्हें प्रयोगात्मक विधि के द्वारा प्रयोगात्मक विज्ञान की खोज करने के कारण इन्हें उसका जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा है 15वां क्वेश्चन। वो ये है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो ध्यान रखिएगा कि इसके माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षा होती है, क्योंकि हम इसी के माध्यम से बच्चों के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हैं और इसके द्वारा हम बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और उनको सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही एक शिक्षण का पाठ्यक्रम, शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किया जाता है जिससे छात्र अच्छी तरह से लर्निंग अर्थात अधिगम कर सके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वो है मनोविज्ञान प्रारंभ में किसका अंग था। तो याद रखिएगा मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। स्टार्टिंग में मनोविज्ञान को आत्मा से जोड़ा जाता था, जहां पे साई का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का होता है अर्थ अध्ययन करना। ठीक है, इसीलिए मनोविज्ञान को साइकोलॉजी जो है वह कहा जाता है, अर्थात आत्मा का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन यहाँ पर यह है, पारिस्थितिकी प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से ओरी ब्रोफेयर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है
4 प्रकार से निश्चित पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा मानव पारिस्थितिकी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पे 4 प्रकार के निश्चित पर्यावरणों का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम मानव पारिस्थितिकी अर्थात ह्यूमन इकोलॉजी भी कहते हैं। ब्रोफेन ब्रेनर एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे। इसके अंतर्गत वह मानव को समझते थे, जिसके 4 चरण उन्होंने बताए, 4 चरण बताए थे। ये 4 चरण क्या है? पहला है माइक्रो सिस्टम, अगला है मेसो सिस्टम, फिर है एक्सो सिस्टम और लास्ट आता है मैक्रो सिस्टम, सॉरी मैक्रो सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने यहां पर बताया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का अध्ययन किया जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करना होता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 19वां बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होता है, इसलिए सभी ज्ञान अनुभव या धारणा से आते हैं। इस धारणा को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं टैबुला रॉस। इसे कहा जाता है टैबुला रॉस, अर्थात जो व्यक्ति होता है वह अपने अनुभव के माध्यम से सीखता है। और याद रखिएगा, इसका प्रतिपादन किया था जॉन लॉक ने। इसका प्रतिपादन किया था जॉन लॉक ने, जिन्होंने मानव की यांत्रिकी अवधारणा की नींव रखी थी। लॉक ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था कि अनुभव हमारे दिमाग में हमारी इंद्रियों को कैप्चर करके एक प्रति बनाते हैं और समय बीतने के साथ हम उन प्रतियों के पैटर्न का पता लगाना सीखते हैं जो हमारे दिमाग में रहते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी अवधारणाओं को प्रकट करते हैं। बदले में यह अवधारणा कई सारी अवधारणाओं से मिलकर एक जटिल अवधारणा उत्पन्न करती है कि व्यक्ति जो है वह अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से सीखता है, जिसे हम कहते हैं टैबुला रॉस या मासूम मन। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का पहला जो सेगमेंट है वो ख़त्म होता है और इस क्लास में आपको मैंने 19 क्वेश्चन कराए। अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे बाल विकास की अवधारणा पर आधारित। तो विद्यार्थियों, सीट के सभी प्रैक्टिस वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए बेसिस की पाठशाला और एग्जामी को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका दे दिया जाएगा और आप यहाँ पर अपने सभी सवालों के जवाब पा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी शंका आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। हम आपको उसका रिस्पांस जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से चलाते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।